हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी एग्रीकल्चर 4 चैप्टर है, उसका एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का। उसमें हमने फूड, नॉन फूड क्रॉप, मेजर फूड क्रॉप, इन सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे कि जो फूड क्रॉप ग्रो होनी थी, कहाँ होनी थी, कैसे होनी थी, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। बट आज हम ये देखेंगे कि उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप के इंस्टीट्यूशनल होने चाहिए, किस टाइप के रिफॉर्म्स होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। पहले के टाइम में थोड़ी सी किस टाइप की खेती होती थी, आज के टाइम में कैसे है, क्या चेंजेस आए, इन सारी चीज़ों को आज में क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो हम इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया 4000 ऑफ ईयर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है इंडिया में कितने टाइम पहले से है, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत टाइम पहले से है। तो इवन आज के टाइम में भी हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में प्रॉपर इन्वॉल्व हैं। एटलीस्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर 60% के करीब की जो पॉपुलेशन है उसको क्या देती है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। एंड नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है, एग्रीकल्चर की वजह से। कितने लोगों को जो वर्क मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिली है ड्यू टू एग्रीकल्चर। इन अ विलेज अगर हम देखें तो पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होती है और उनकी जो भी लाइवलीहुड है वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। हमारा बेस एग्रीकल्चर ही है। ओके, देन देखते हैं सस्टेन द यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबिलिटी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो पहले के टाइम में भी लोग खेती करते थे और आज के टाइम में भी कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा मॉडर्निटी का डिफरेंस है और जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। तो पहले के टाइम में क्या था, सस्टेन द यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबिलिटी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल। पहले के टाइम में जो खेती करते थे ना, अगर हम आज भी उसी वे में खेती करेंगे विदाउट किसी टेक्नोलॉजी के, तो जो हमारी लैंड है चेंजेस है हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो जो हमारी लैंड है वो डेवलप हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, बल्कि वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नई चीज़ों से खेती नहीं कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पुराने टाइम से जो खेती हम करते चले आ रहे हैं, हमें उतना जो प्रोडक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हम इतने टाइम से खेती कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी भी आ गई, जिसकी वजह से हमें जो नई न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना पड़ता है और करना आगे पड़ेगा भी। बिकॉज ऑफ लैंड एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उस कंडीशन में हमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ता है। और अगर नहीं करेंगे तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें और हम अदर कंट्री से पीछे रह जाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस में चीज़ें कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस चीज़ें कैसी हैं, मिडिल में कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस। कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, इसमें होता है कि जो अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सपोज हम खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम सभी को एक साथ में लाकर खेती करें, जिससे हमारा भी प्रॉफिट होगा और सामने वाले का भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब समूह में एक साथ मिलकर हमें खेती करनी चाहिए। ये है
कलेक्टिवाइजेशन। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको डीपली समझाने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब भी सिमिलर कुछ आपका ये एक साथ आकर खेती करने का ही होता है। एक बहुत कोई एक पर्सन है, ओके, कोई एक पर्सन है, उसके पास ये एक पैच ऑफ लैंड यहाँ पर है और उसके एक पैच ऑफ लैंड कहीं और दूसरी जगह पर है। अगर एक यहाँ पर है, यहाँ पर किसी तीसरे का है, अगर हम ये करें यहाँ पर किसी 4th पर्सन का है, अगर हम ये करें और इस पर्सन की जो एक लैंड है वो यहाँ पर भी है, अगर हम ऐसे करें किसी एक पर्सन को ये पूरा एरिया प्रोवाइड करा दें और किसी एक पर्सन को ये पूरा एरिया प्रोवाइड करें, तो इनको ऐसे क्रॉस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही जगह पर रहकर अपनी खेती कर सकता है। तो ये है आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसको हिंदी में चकबंदी भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी। देखो, कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि सब एक साथ मिलकर आओ और काम करो। उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी का मीन्स ये है कि कोई भी आपके ऊपर रूल ना कर पाए। जैसे लाइक गाँव में होते हैं लैंड ओनर्स होते हैं जो अपनी खेती दे देते काम करने की, आप उनके अंडर में रहकर काम करते हो, बट उस कंडीशन में वो आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो जमींदारी होती है, जमींदार जो लोग होते हैं, उनको प्रॉपर डिनाई करना है, प्रॉपरली उनको हटा देना है और अपने पैच ऑफ लैंड पर खेती करनी है। लेकिन आप कॉर्पोरेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है, एक साथ मिलकर खेती करो। बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं भी किया, क्योंकि सारी देखो, जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसके फेवर में ही हैं, कुछ उसकी लिमिटेशन भी होती है, कुछ उसके अगेंस्ट भी होते हैं। तो इस कंडीशन में भी सारी चीजें सेम ही हुई थी, कुछ तो इसके फेवर में गए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, जो इस चीज़ को बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे कि नहीं, हम अपनी पैच ऑफ लैंड तो एक साथ नहीं देंगे, हम साथ में मिलकर खेती नहीं करेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी थी। तो इसके अगेंस्ट में हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो, कुछ ना कुछ स्कीम तो गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस टाइप से करेंगे, इसको डिनाई करेंगे, तो खेती बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी और सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में कोई एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे सभी लोगों को प्रॉफिट हो और बहुत अच्छे से उस प्रॉफिट का वो यूज कर सके। ओके, ये बात थी हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस की। जब हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी तब हमारी गवर्नमेंट के आइडियाज कुछ इस टाइप से थे, ठीक है, कि कलेक्टिवाइजेशन करो और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स है, या फिर ये कह सकते हो उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी एग्रीकल्चर को प्रॉपर यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस चीजें कैसी थी? क्या सेम बिफोर इंडिपेंडेंस जैसी चीजें चली या फिर कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आया? ये बात है आपके 1960 to 1970 के बीच की, कि वहां पर चीजें कैसी थी। जब लोग इन चीजों को नहीं मान रहे थे तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, क्या? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। तो उन्होंने पहला 5-year प्लान बनाया जिसको पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ओके, 5-year प्लान। तो 5-year प्लान में क्या होता है? सपोज हमें किसी भी चीज को बहुत अच्छा करना है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली चीजों को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमें किसी भी एरिया को या किसी भी ग्रुप को बहुत परफेक्ट बनाना है तो उस कंडीशन में हम उस चीज को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। लाइक एक ग्रुप इससे, देन सेकंड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है हमने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? एग्रीकल्चर। तो जो आने वाले 5 ईयर हैं, इन 5 ईयर में हम सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। ये उन्होंने प्लान बनाया
5 ईयर प्लान। इस 5 ईयर प्लान में क्या था कि जो स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान होंगे उस कंडीशन में हम किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, जिससे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो जाए, अच्छे से अच्छा हो जाए। लाइक इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, बेस्ट सीड्स प्रोवाइड कराए जाए, जिससे एग्रीकल्चर की जो फील्ड है वो डेवलप हो जाए। नेक्स्ट जो 5 ईयर आए उसमें इन्होंने लाइक एजुकेशन को ले लिया, देन डेयरी फार्मिंग को ले लिया। इस टाइप से इन्होंने अलग अलग सेक्टर माने कि इस 5 ईयर इन्हें सिर्फ इतना काम करना है, नेक्स्ट 5 ईयर इन्हें इतना काम करना है। तो ये है आपके 5 ईयर प्लान, जिसमें 5 साल के लिए वो किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं और उसको चाहते हैं कि वो बिल्कुल डेवलप हो जाए। ओके, तो ये था इनका। अब इस 5 ईयर प्लान में इन्होंने चीजें क्या क्या ऐड करी थी, तो फर्स्ट है आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप मोस्टली बच्चों को ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये कब स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1965 में स्टार्ट किया गया था। जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन वो पर्सन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये था कि इंडिया से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स मंगाए जाएंगे, जिसको HYV सीड्स भी बोला गया। कौन से सीड्स थे, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इन सीड्स को मंगाया गया, इन थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे बट इनको मंगाया गया। इनको मंगाने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ ऑसम, बहुत मतलब लाइक बहुत तगड़ा प्रोडक्शन हुआ था। लोगों ने बहुत ज्यादा अर्निंग करी थी इस कंडीशन में। पैसा अगर कमाने की बात करें तो लोगों ने दबा के पैसा कमाया था, क्योंकि बहुत वैरायटी की अच्छी वैरायटी के सीड्स थे और उस कंडीशन में जो इनका प्रोडक्शन हुआ तो उतना ही अच्छा इनका प्रोडक्शन भी हुआ था। तो इसका जो 5 ईयर प्लान का जो मेन एम था कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हुआ था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हुआ था, क्या हुआ था कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। ठीक है, सेकंड एक और आया था, एक तो ये रेवोल्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन था क्या था, जल्दी बताइए आप लोग। सेकंड है हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, अब बाहर से इसके लिए कोई व्हाइट सीड्स नहीं मंगाए गए थे। व्हाइट रेवोल्यूशन वो है जिसमें ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। देखो अब क्या सारी चीजें एक ही सेक्टर की तरफ थोड़ी भागेंगी, हमारे पास और भी कई सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, तो उस कंडीशन में एक ही तरफ नहीं भागना, दूसरी साइड भी पकड़ सकते हैं। लाइक डेयरी फार्मिंग है, तो बाद में एग्रीकल्चर के बाद में जो डेयरी फार्मिंग थे उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला गया कि जो डेयरी फार्मिंग है दूध का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और उस टाइम जो दूध है, मिल्क है, उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया गया था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया गया था कि फ्लड आ गया। तो इसलिए इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है एंड इसी को व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मिल्क, और मिल्क होता है व्हाइट कलर का, डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्शन पर जोर दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा आप किस पे करो, डेयरी फार्मिंग पे, क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्टर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते लाइक एग्रीकल्चर, आपको एक के अलावा भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां से आप अर्न कर सको। तो वो है था हमारा डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग पे भी इफेक्ट डाला गया था, वहां से भी प्रोडक्शन लिया गया था। तो स्टार्ट किसने किया था, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन 1970 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था, 1970। ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखो इस वाले टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गया एंड ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सारी से कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही थी कि जिससे हम बहुत एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशन,
एंड द वाइट रेवोल्यूशन, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हम इम्प्रूव कर सके और अपने एग्रीकल्चर फील्ड को बेटर से बेटर बना सके, डेवलपमेंट कर सके। ओके, इन सारी चीजों के लिए ये जितने भी रेवोल्यूशन किए गए या जितने भी रेवोल्यूशन आए, उन सबका काम यही था कि एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करना। ओके, some initiative taken by the government are modern technology 1980s to 1990s। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पढ़ लिया, बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ लिया, अब उसके बाद में ऐसी कौन सी चीजें थी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम पे यूज की गई। आप लोग सब मॉडर्न टाइम के हो तो सोचो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, जो हेल्प करे एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। तो इन सारी चीजों को हम करें, इससे भी एक क्वेश्चन तो मस्ट है, आएगा ही आएगा, इस वाले टॉपिक से तो आएगा ही आएगा, पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं अपने फार्मर्स को, जिससे उनके एग्रीकल्चर फील्ड में या एग्रीकल्चर को डेवलप करने में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, और किन चीजों को देखकर ऐसा किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है in the 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technological reform। अगर हम 1980 की बात करें, 1990 की बात करें, तो इनमें दोनों में ही क्या करा गया है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए, डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को और टेक्निकल रिफॉर्म को, इन सबको इम्प्रूव करेगा और अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। ठीक है, हम जब कोई कार लेते हैं, लाइक कोई बाइक लेते हैं, आजकल तो पर्सन का, किसी ह्यूमन बीइंग का भी इंश्योरेंस होने लगा है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर चलो ये तो कुछ चीज़ें नेचुरली है और कुछ हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या है, हमें इंश्योरेंस मिल होता है हमारा, उस कंडीशन में कुछ पैसा प्रोवाइड होता है। जब सडनली नेचर कुछ गेम खेल ले, कैसे गेम, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड कोई डिजीज आ जाए, तो उस कंडीशन में किसके पास जाएंगे हम हेल्प मांगने? सोचो, किसके पास जाएंगे हम हेल्प मांगने? आप लोगों ने अपना एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपके लोगों की बुक में, इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर, लेटर टू गॉड। तो क्या उसकी तरह करोगे, मतलब भगवान को लेटर लिखोगे कि हमारी फसल खराब हो गई है, आप हमें ये हेल्प कर दो या हमें इतने पैसे दे दो, तो ऐसा कुछ करोगे? वो स्टोरी है, स्टोरी में सब चलता है। बट इस कंडीशन के लिए, ऐसे अगर कंडीशन फेस करनी है, तो पहले के टाइम में जो था, लोग अगर उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी तो उनकी तो एक तरह से लाइफ ही बर्बाद हो जाती थी। तो कुछ तो उसमें से सुसाइड कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे, कुछ बचे जो रह भी जाते थे उनकी लाइफ बद से बदतर हो जाती थी। तो इसी के देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ प्रोग्राम्स बनाए। क्या प्रोग्राम्स बनाए कि अगर लाइक कभी साइक्लोन आता है, ड्रॉट, फ्लड, ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, तो वो उनको कुछ मुआवजा देगी, लाइक कुछ पैसे प्रोवाइड कराएगी, इनका इंश्योरेंस करेगी, क्रॉप इंश्योरेंस, देन उसके बाद वो उनको पे करेगी। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब, ऐसा नहीं है कि फालतू में वो देगी, नहीं, अगर कभी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी और हमारी हेल्प करेगी। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इससे भी जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो क्या होगा, डेवलप होगा, जो पीपल्स होंगे, फार्मर्स होंगे, वो इंक्रेज होंगे। ठीक है, कि अगर सपोज कभी प्रॉब्लम हमें फेस करनी है तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ में है। सेकेंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। गांव में लोगों को ग्रामीण बैंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें अपना पैसा डाल भी सकते हैं और वहां से कुछ लोन वगैरह भी ले सकते हैं, कम इंटरेस्ट पर, लेस इंटरेस्ट पर। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जो कोऑपरेट करे। बैंक्स प्रोवाइड कराए गए उनके लिए, लोन ऑफ फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, कि वो बैंक से लोन ले सके।
बैंक उनको लोन प्रोवाइड कराएगी और जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, इंटरेस्ट ना के बराबर। एक चलो छोड़ो, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने अभी बोला लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज टाइप्स ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये कुछ ऐसे स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट उठा रही है फार्मर्स के लिए, जिससे फार्मर की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। एंड नेक्स्ट है स्कीम, कुछ ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड कराई गई हैं जिससे भी क्या होगा, फार्मर की हेल्प होगी। लाइक स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सच एज किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है कि जिससे पता रहेगी हाँ ये किसान है, और उसके थ्रू, उस कार्ड के थ्रू वो लोन भी ले सकता है और अदर चीजें भी वो बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है। अगर उसके पास अभी पैसा नहीं है तो इस कार्ड के थ्रू वो उन चीज़ों को उधार ले लेगा, और जब उसका काम चलने लग जाएगा या उसकी पेमेंट हो जाएगी, उसके पास में पैसा आ जाएगा तो वो देन उसको रिटर्न कर देगा। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन के लिए भी क्या है, इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको पैसा प्रोवाइड हो जाएगा। Are some other scheme introduced by the government of India for the benefit of the farmer? इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने बनाई है फार्मर्स के लिए, जिससे फार्मर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। और बेस्ट चीज ये है कि फार्मर्स के लिए रेडियो और टेलीविजन के थ्रू उनको वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया जाता है, कुछ बुलेटिन्स दी जाती हैं, और ऐसे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं कि वो अपनी क्रॉप्स को कैसे बेस्ट से बेस्ट कर सके, बेस्ट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स ले सके, और पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि अपने खेत को या किसी भी फसल को किस टाइप से करें कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस टाइप के सारे जो प्रोग्राम हैं वो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सभी पर बताए जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, फार्मर्स के लिए हैं, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा रखी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड procurement price for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। और कभी सोचो एक गांव का फार्मर है, गांव का फार्मर क्या कर रहा है, अपनी सारी क्रॉप को किसी एक पर्सन को बेच देता है, उस पर्सन ने उसकी सारी क्रॉप खरीद ली, अब वो जो सेकंड पर्सन है वो उसकी सारी क्रॉप को सिटीज की जो मंडी होती हैं वहां पर ले जाकर बेचेगा, और उसका जो प्राइस रखेगा ना वो बहुत ही ज्यादा हाई रखेगा, और जब वो फार्मर से खरीदेगा तो वो बहुत ही लो प्राइस में खरीदेगा। तो इस कंडीशन में ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ, मिडल मैन का। फार्मर को क्या ज्यादा प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। लॉस किसे हुआ, कस्टमर को। सारा का सारा प्रॉफिट मिडल मैन को। तो इसीलिए एक मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की गई है। इसलिए तय की गई है कि कोई भी मिडल मैन आकर फार्मर्स का शोषण ना कर सके, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके उनके साथ में, कि वो उनसे तो कम रेट पर खरीद के लेकर जा रहा है, मार्केट में ले जाकर ज्यादा दामों पर बेच रहा है कि पीछे से सामान महंगा आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, आप वहां से भी सस्ता खरीदो, आप मार्केट में भी सस्ता बेचना चाहिए। बट वो क्या करते हैं, मार्केट में महंगा बेचते हैं और फार्मर से कैसे खरीदते हैं, सस्ता खरीदते हैं। तो जो कस्टमर है एंड फार्मर दोनों को ही क्या फेस करना पड़ता है, लॉस फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया है, MSP मिनिमम प्राइस सेट कर दिया है। तो उस मिनिमम प्राइस के चलते कोई भी फार्मर उससे ज्यादा दामों पर अपने सामान को नहीं बेच सकता, और कोई भी मिडिल मैन आकर उसको कम प्राइस में खरीद नहीं सकता। तो इस कंडीशन में, और जब वो कम प्राइस में खरीदेगा नहीं तो मार्केट में भी उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जाएगा, और मार्केट में अगर उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जा रहा है तो कस्टमर को भी लॉस
नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ना कस्टमर को लॉस हो रहा है और ना ही फार्मर को लॉस हो रहा है, दोनों ही यहाँ पर प्रॉफिट में रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस जो होगा सपोर्ट प्राइस वो तय कर दिया है कि ना आप इससे ऊपर बेच सकते हो और ना इससे आप नीचे बेच सकते हो, और कोई भी मिडल मैन थर्ड पर्सन आकर उसको कम प्राइस में नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चला रखी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेम पॉइंट है। तो ऐसा ये सारे पॉइंट्स इसलिए बनाए गए हैं, ये टॉपिक गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए निकाली है ताकि कभी कोई भी किसी भी फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। अदरवाइज अगर कभी ऐसा होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, फार्मर्स है तो उनको भी डेवलप होने का, आगे बढ़ने का चांस मिले, कोई उनको फालतू में ही ना लूट ले। ओके, तो ये है इसका टॉपिक। एक लास्ट टॉपिक आपका और बचा है, भूदान और ग्रामदान। भूदान क्या है और ग्रामदान क्या है, चलो देखते हैं। लास्ट में इसका मीनिंग मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी बाकी हम ये पढ़ लेते हैं। विनोबा भावे, हु वॉज द विनोबा भावे, कौन थे विनोबा भावे? चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी ने ही डिक्लेयर किया था कि विनोबा भावे कौन है? स्पिरिचुअल हायर। ठीक है, स्पिरिचुअल हायर महात्मा गांधी ने ही बताया था। किसको? विनोबा भावे को। आफ्टर गांधीज मैट्रोडम, विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी's मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी को बहुत मानते थे। विनोबा भावे के जो आइडियल थे वो गांधी जी थे, उनकी हर बात को मानते थे और उनको फॉलो करते थे। तो इस कंडीशन में जो गांधी जी के आइडियाज थे वो उनको हर जगह जा जाकर स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे गांधी जी के आइडियाज को। देखो, जब कोई एक पर्सन खड़ा होता है ना तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही गांधी जी थे, वो एक लाइक लीडर थे और उनके पूरी कंट्री में बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो उनमें से उनके एक फॉलोअर्स कौन थे? विनोबा भावे भी उनके एक फॉलोअर थे जो उनके आइडियाज को कंट्री में जा जाकर फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। तो उसी में एक है, ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। विनोबा भावे जो बिलीव करते थे, किस में करते थे? ग्राम स्वराज में, कि जो गांव होते हैं, ग्राम का मतलब गांव होता है, जो विलेज होते हैं, गांव होते हैं, वहां पर हमारा राज होना चाहिए। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, खुद का राज होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आकर ना हम पर डोमिनेट करे, हम पर रूल करे, तो हमारा खुद का स्वराज होना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, एक इंसिडेंट बताया गया है, इंसिडेंट ऑफ पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ओके, पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है? श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूडेंट अप एट ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेज। जब ये विनोबा भावे हर जगह जा रहे थे गांधी जी के आइडिया को स्प्रेड करने, तो वो एक बार क्या हुआ, पोचमपल्ली गए, आंध्र प्रदेश के एक सीरीज में, आंध्र प्रदेश के एक जिले में बोल सकते हैं, पोचमपल्ली गए। और पोचमपल्ली में जाने के बाद उन्होंने उनके आइडिया को स्प्रेड किया कि ग्राम स्वराज लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने उनकी बात को सुना। वो विनोबा भावे के पास में आकर बोले कि हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है तो हम खेती किस पर करेंगे, हम तो लैंडलेस हैं। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो भी इस जगह पर लैंड ओनर है, जिनके पास में बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो अपनी कुछ ज़मीनें इन लैंडलेस जो विलेजर्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब क्या कोई सोचो, कोई अपनी ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? बेशक किसी के पास में कितनी भी क्यों ना हो, फिर भी कोई अपनी ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा। बट उन्होंने अपना एक आइडिया दिया, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया था कि आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, बट एक आइडिया दिया था कि आप ऐसा कर सकते हो। तो देखो, लाइक आपको भी प्रॉफिट एंड ये जो विलेजर्स हैं इनको भी प्रॉफिट, अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया था। तो उसमें एक पर्सन थे, श्री रामचंद्र रेड्डी।
ये एक पर्सन थे, इनको जो मतलब विनोबा भावे का जो आइडिया था ना वो बहुत पसंद आया। तो इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। तो इसने 80 एकड़ की जो इनके पास जमीन थी वो कितने 80 लैंडलेस जो विलेजर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और मैं आपको बता दूं, एक एकड़ के अंदर 4,463 एंड 483 समथिंग के करीब 4,000 से ऊपर के, अगर हम गज में बात करें कितने गज होता है लाइक उस टाइप से, तो एक एकड़ में 4,000 के ऊपर का गज होता है। तो आप खुद सोच लो कि उन्होंने कितनी ज्यादा जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ठीक है, 80 एकड़ के करीब इन्होंने जमीन 80 लैंडलेस पर्सन जो थे विलेजर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मतलब 80 लोग थे, वो 80 फैमिलीज थी जिनको ये जमीन डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। तो उसी के साथ में अब एक ये वाला टॉपिक देखते हैं, फिर बताऊंगी मैं। इट इज कॉल्ड अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन बिकॉज सम जमींदार ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस offer to distribute some villages among the landless, and many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the land sealing act। इन्होंने इसलिए जमीन अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और इसके बाद जो करने वाले थे वो भी इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे क्योंकि इन्हें डर था कि एक एक्ट चलने वाला है लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके पास ज्यादा लैंड होगी उसकी लैंड को सील कर दिया जाएगा। तो अब लैंड सील होने से बचने के लिए इन्होंने अपनी जमीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हर गांव में ये चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगी। जितने भी लैंड ओनर्स थे वो अपनी सारी की सारी नहीं बोल सकते, मतलब जितनी उनको चाहिए उतनी रख के जो जमीन उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी, मतलब आधे से ज्यादा जो उनकी लैंड थी वो उन्होंने गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो कौन थे, लैंडलेस थे। तो इसके लिए सबने इनको काफी मतलब थैंकफुल हुए कि लोग सारे, कि इन्होंने उनको लिए इतना अच्छा काम किया। इनको जिनके पास जमीन नहीं थी जमीन प्रोवाइड करा दी थी। बस उन्होंने किस डर से किया था, फियर ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू लोगों ने अपनी जो जमीनें थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसका फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, भूदान, हाँ, और भूदान एंड ग्रामदान का मीन क्या है, देखो भूदान मतलब भूमि का दान करना, ग्राम दान का भी सेम मीनिंग है। तो ये टॉपिक ही क्या है आपका, जिसमें भूमि को क्या किया जा रहा है, दान किया जा रहा है। उसी से आपका ये टॉपिक बना है क्या, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। ये भी एक मूवमेंट था। ठीक है, और इसको एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला गया। सोचो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों बोला गया। आप जनरली किसी से जमीन मांगने जाओ, 10 रुपए मांगने चले जाओ, पहले आप किसी को दे दो, ये वैसे ही मांगने चले जाओ तो लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम क्यों पैसा दें, 10 रुपए तो चलो कोई दे भी दे, अगर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होगा लाइक जमीन मांगने चले जाओ तो कोई नहीं देता। एक महाभारत जो हुई है वो भी जमीन के पीछे ही हुई है। तो सोचो जो कोई जरा सी जमीन नहीं देने को राजी है, उसमें लोगों ने अपनी इतनी सारी जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो भी बिना किसी खून के, मतलब बिना किसी मारपीट के, बिना किसी फाइटिंग के। इसीलिए, और इसमें किसी एक पर्सन का भी कोई भी जो ब्लड है वो नहीं बहा। तो उस कंडीशन में इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, कि बिना किसी खून खराबे के ये रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, और लोगों को जो चीज चाहिए थी वो भी प्रोवाइड हो गई। जिसके पास लैंड नहीं थी उनको लैंड मिल गई, और जिनके पास ज्यादा लैंड थी वो सीलिंग के डर से उन्होंने अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो और इसको पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड आप लोगों के लिए बेनिफिट भी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।